गाजा में इस तरह का नजारा आम हो चुका है दोस्तों। आप देख सकते हैं हवा से बाकायदा राहत संस्थाएं जो हैं वो राहत सामान गिरा रही हैं। क्यों? क्योंकि रास्ते से जाना नामुमकिन है। रास्ते इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने उजाड़ दिए हैं। रास्ते से जाना राहत संस्थाओं के लिए जोखिम भरा है। हां, अगर वो राहत संस्थाएं इस्राएल और अमेरिका से जुड़ी हुई हैं तो उनका कोई बाल बाका नहीं करेगा। मगर दिक्कत यह है कि जब GHF की राहत शिविरों में गजा निवासी या फलस्तीनी जाते हैं तो उन पर गोलियां चला दी जाती हैं। और सबसे शॉकिंग बात, इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बेरहमी। जालिम नेतन्याहू यह कह रहे हैं कि कोई भुखमरी नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर राहत सामान नहीं पहुंच पा रहा है तो इसकी जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र और हमास है। बताइए साहब, संयुक्त राष्ट्र और हमास दोनों में क्या लेना देना? हमास के प्रति इस्राएल की नाराजगी समझ आती है क्योंकि अक्टूबर 2023 में हमास के लड़ाकों ने इस्राएल पर हमला किया था जिसमें कई बेकसूर इस्राएली मारे गए थे। मगर संयुक्त राष्ट्र यानी कि तमाम बेरहमी की हदों को यह शख्स पार कर रहा है। मैं आज आपके सामने तस्वीर पेश करना चाहता हूं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चों की क्या हालत है। इस तरह की ढेरों तस्वीरें आपको गाजा से दिखाई देंगी जहां नवजात बच्चों के हालात हैं। ये बच नहीं पाएंगे। आज जो लोग राहत सामान लेने जा रहे हैं उनका अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, उनकी पाचन प्रणाली ऐसी हो गई है कि वो सामान्य खाना नहीं खा पा रहे हैं। ये हालात हो गई दोस्तों। और ये शख्स क्या कह रहा है कि कोई भुखमरी नहीं है। जालिम, बेरहम और क्रूर, ये शब्द बहुत आसानी से नेतन्याहू के साथ जोड़े जा सकते हैं। सुनिए नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। There is no policy of starvation in Gaza, and there is no starvation in Gaza. We enable humanitarian aid throughout the duration of the war to enter Gaza. Otherwise, there would be no Gazans. And what has interdicted the supply of humanitarian aid is one force, Hamas. Again, the reversal of truth. Hamas robs, steals this humanitarian aid, and then accuses Israel of not supplying it. Well, we've enabled the amount required by international law to come in. There are hundreds and hundreds of trucks loaded with tons. So far, we've supplied 1.9 million tons of food since the beginning of the war. Almost 2 million tons. And now we have hundreds of trucks that are waiting on the Gazan side of the Kerem Shalom crossing. And it's international organizations, some of them very well intended. And it's the UN too. Food that they purchased. And we said, go ahead, deliver it. And they said we can't because combat is going on. And we say, yes, we're combat, we'll fight. Where we're fighting, we'll continue to fight. But there are safe corridors. You can bring the food to anywhere you want. That is not a problem. So we've just announced that formally. Here are safe corridors. And the UN has no excuses left. फिर से दोहराना चाहूंगा, यह शख्स कह रहा है गाजा में भुखमरी की कोई नीति नहीं है और वहां भुखमरी भी नहीं है। हम युद्ध के दौरान भी गाजा में मानवीय सहायता जाने देते हैं, वरना वहां कोई गाजावासी बचता ही नहीं। मानवीय सहायता को रोकने वाली सिर्फ एक ताकत है, हमास। और बात वहां नहीं रुकती, वो संयुक्त राष्ट्र पर भी इसका ठीकरा फोड़ते हैं। वो कह रहे हैं गजा बचता नहीं। 60,000 लोगों को यह शख्स मार चुका है, फिर भी इसकी भूख खत्म नहीं हो रही है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं अल जजीरा की एक रिपोर्ट, करीब 2 मिनट की रिपोर्ट है दोस्तों, और उसका हिंदी में अनुवाद मैं आपको लगातार दिखाता चलूंगा। आप देखिए क्रूरता की तमाम हदों को किस तरह से नेतन्याहू पार कर चुके हैं। यह रिपोर्ट देखिए और यह शख्स भुखमरी से इनकार कर रहा है। Hunger is haunting the people of Gaza. The starvation crisis, unleashed by Israel, is deepening, and Palestinians have been dying of malnutrition. Doctors at this hospital in Gaza hand over the body of a child to her father, another victim of starvation.
Her name was Zainab Abu Hadlib. When she was born, she weighed just over 3 kilograms. When she died, she weighed less than 2 kilos. I've been in the hospital for 3 months to no avail. This is how she looked before being sick. Her picture before the illness, and this is the referral. Ready, but no one listens. We had a lot of appeals, and the girl suffered a lot while sick. Malnutrition, lack of formula milk, and the closure of the border crossings. All against the people. There are a lot of children like her case. Pediatric doctors at Nasser Hospital say Zainab's condition grew worse, with vomiting and diarrhea that led to dehydration. She was also infected with sepsis. Unfortunately, the malnutrition cases increased in numbers. We have the statistics of Ministry of Health that nearly 124 patients were died due to severe malnutrition or severe acute malnutrition. और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? इस वक्त इस्राइल ने कुछ नरमी बरती है। इस्राइली सेना ने गोलीबारी रोक दी है। मगर हकीकत यह है दोस्तों, बातचीत को लेकर इस्राइल और अमेरिका का जो रवैया है, वो लोग कह चुके हैं कि बातचीत फेल हो चुकी है। यानी कि कहने को इस वक्त इस्राइल गोलीबारी नहीं कर रहा है, मगर अगले 5 दिन में क्या होगा कोई नहीं जानता। मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों कि कल ही या अगले 24 घंटों में इस्राइल दोबारा गोलीबारी शुरू कर दे और बेकसूर फलस्तीनियों को मारना शुरू कर दे। हमास भी यही कह रहा है कि सीज फायर, भुखमरी, बातचीत, ये सब आपस में कैसे चल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बातचीत को लेकर अमेरिका, इस्राइल एक तरफ और जो मध्य पूर्व के देश हैं वो एक तरफ, उनकी सोच में क्या बुनियादी फर्क है। और इंतजार कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों नेतन्याहू भुखमरी से इनकार कर रहे हैं। मगर सबसे पहले इस्राइल और अमेरिका क्यों कह रहे हैं कि बातचीत फेल हो चुकी है। आपके स्क्रीन पर ट्रंप और नेतन्याहू, बातचीत फेल, जिम्मेदार हमास। डोनाल्ड ट्रंप जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और इस्राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, दोनों ने सीधे तौर पर हमास को बातचीत के टूटने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ट्रंप ने कहा है कि हमास किसी भी डील के लिए तैयार नहीं है और जब बचे हुए बंधक रिहा हो जाएं तो इस्राइल को पूरा काम खत्म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमास को समझौते से ज्यादा मौत पसंद है। नेतन्याहू ने यही बात दोहराई और कहा कि अब अमेरिका और इस्राइल दूसरे विकल्प देख रहे हैं क्योंकि हमास डील रोक रहा है। इसके बाद अमेरिकी और इस्राइली डेलीगेशन कतर से बातचीत बीच में छोड़कर वापस चले गए, जिससे साफ हो गया कि बातचीत ठप हो चुकी है। और जहां तक हमास की बात है, उसका क्या रुख है उस पर भी गौर किया जाए। गजा में भुखमरी के बीच सीज फायर की बातचीत जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, CNN के अबीर सलमान की रिपोर्ट में हमास ने क्या कहा है, इस पर गौर किया जाए। हमास के कतर में मौजूद सीनियर नेता खलील अल हैया ने रविवार को एक टेलीविजन स्पीच में कहा कि इस्राइल और अमेरिका की वजह से गजा में सीज फायर की बातचीत रुक गई है। उन्होंने कहा कि गजा में जो भुखमरी के हालात हैं उसमें बातचीत आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बचा है। अल हैया जो हमास के अहम राजनीतिक नेता और मुख्य वार्ताकार हैं, उन्होंने दावा किया कि हाल की बातचीत के दौर में हमास ने हर मुमकिन लचीलापन दिखाया और बातचीत में अच्छी प्रगति भी हुई। वो ये मान चुके थे कि मध्यस्थों के जो प्रस्ताव हैं, जैसे इस्राइल फौज की वापसी, बंधकों और कैदियों की अदला बदली और राहत सामग्री की सप्लाई, उन पर आम सहमति बन गई है। उन्होंने कहा, मध्यस्थों ने हमें बताया कि इस्राइल की तरफ से पॉजिटिव जवाब मिले हैं, लेकिन हमें हैरानी हुई जब इस्राइली पक्ष बातचीत से पीछे हट गया। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति के मध्य पूर्व के दूत स्टीव विटकॉफ भी उसी लाइन पर चल रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो एक तरफ
अमेरिका और इस्राइल बातचीत फेल, मगर दूसरी तरफ मिस्र और कतर अब भी उम्मीद का दामन थामे हुए हैं। मिस्र और कतर का क्या रुख है, उस पर भी गौर किया जाए। मिस्र और कतर जो मुख्य मध्यस्थ हैं, उन्होंने कहा कि वो अभी भी बातचीत की कोशिशें कर रहे हैं। दोनों देशों ने कहा कि उन्हें हमास से सकारात्मक और रिस्पॉन्सिव जवाब मिले हैं और वो किसी समझौते तक पहुंचने की उम्मीद में लगे हुए हैं। हमास ने भी कहा कि उन्होंने अच्छे से बातचीत में हिस्सा लिया और कतर व मिस्र ने उनकी कोशिशों को कंस्ट्रक्टिव माना है। हमास को इस बात पर हैरानी हुई कि अमेरिकी अधिकारियों ने उल्टा बयान क्यों दिया, जबकि उनके मुताबिक बातचीत में कोई रुकावट उन्होंने नहीं डाली। तो इसका लब्बो-लबाब क्या है, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इस पर भी गौर किया जाए। अलग अलग नैरेटिव। ट्रंप और नेतन्याहू शायद यह कड़ा रुख इसलिए दिखा रहे हैं ताकि घरेलू दबाव कम हो और हमास पर और दबाव बने। वहीं मिस्र और कतर चाहते हैं कि बातचीत का रास्ता खुला रहे। नेगोशिएशन डायनामिक्स, जो बातें सामने आई हैं, उससे लगता है कि मामला इतना आसान, इतना सिंपल नहीं है। दोनों ही पक्ष, हमास और इस्राइल, बातचीत में आखिरी वक्त में नई शर्तें जोड़ते जा रहे हैं, जिससे चीजें और उलझ रही हैं। ताजा हालात की बात करें और खासतौर से इस तारीख को, यानी 27 जुलाई 2025 को, तो 27 जुलाई 2025 तक कोई डील नहीं हुई है। अमेरिका और इस्राइल ने बातचीत से हटकर एक तरह से ब्रेक ले लिया है, लेकिन मिस्र, कतर और हमास इसे पूरी तरह से फेल मानने को तैयार नहीं हैं। यानी कि नेतन्याहू पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत फेल हो जाए ताकि वो हिंसा का नंगा नाच एक बार फिर जारी रख सकें। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम उस शख्स की बात कर रहे हैं जो भुखमरी को मानने को तैयार नहीं है। एक बार फिर इन नवजात बच्चों की तस्वीरें देखिए। क्या अब भी आप ये कह सकते हैं भुखमरी नहीं है? बेबसी फलस्तीनियों की साफ तौर पर दिखाई देती है, मगर यह शख्स उसे सिरे से खारिज कर रहा है। मगर हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि नेतन्याहू दरअसल ऐसा कर क्यों रहे हैं, उन पर आंतरिक तौर पर किस तरह के दबाव है। और सबसे बड़ी बात, दबाव, प्रेशर्स, राजनीति एक तरफ। इन तीन शब्दों पर गौर कीजिए। बेरहमी, जालिम, क्रूरता, ये तीनों शब्द नेतन्याहू की शख्सियत के साथ जुड़ गए हैं और वो अपना अगला कदम इसी के मद्देनजर उठा रहे हैं। अब मैं आपके सामने वो तमाम हालात पेश करना चाहता हूं जिसके अंतर्गत नेतन्याहू का दिमाग जो है वो काम कर रहा है। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गजा में भुखमरी की बात से क्यों इनकार कर रहे हैं? इसका जवाब हम कई स्तरों पर दे सकते हैं। सबसे पहले, राजनीतिक कारण। नेतन्याहू पर इस समय इस्राएल के भीतर और बाहर दोनों ओर से भारी दबाव है। अगर वे मान लेते हैं कि गजा में भुखमरी हो रही है, तो इसका मतलब होगा कि उनकी नीतियां नागरिकों को जानबूझकर तकलीफ दे रही हैं, जिससे उन पर युद्ध अपराध या अमानवीयता का आरोप लग सकता है। इसके अलावा दक्षिणपंथी गठबंधन जो नेतन्याहू की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि गजा पर सख्त रुख अपनाया जाए। इसीलिए भुखमरी जैसी बातों को स्वीकारना उनके समर्थन को कमजोर करता है। दूसरा, रणनीतिक कारण यानी स्ट्रैटेजिक रीजंस। इस्राएल की नीति है कि हमास पर दबाव बनाए रखा जाए ताकि वो बंधकों को छोड़ने पर मजबूर हो। अगर नेतन्याहू यह स्वीकार करते हैं कि गजा में मानवीय संकट है, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा कि तुरंत युद्ध रोकें और सहायता पहुंचने दें, जो इस्राएल की रणनीति के खिलाफ होगा। इसके अलावा इस्राएल बार बार कहता है कि वो मानवीय सहायता को रोक नहीं रहा, बल्कि हमास ही उसे रोकता है या हथियार लेता है। इस नैरेटिव को बनाए रखने के लिए नेतन्याहू भुखमरी की बातों को प्रोपेगेंडा बताते हैं। और मैंने अभी कुछ देर पहले आपको नेतन्याहू की बात सुनाई, जिसमें वो यही बात कह रहे हैं कि अगर राहत सामान कोई रोक रहा है तो वो हमास और वो संयुक्त राष्ट्र पर भी दोष मढ़ते हैं। और तीसरा कारण, छवि निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय मंच। अगर गजा में भुखमरी की बातों को इस्राएली सरकार मान लेती है, तो संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार संगठन और कई देश खुलेआम इस्राएल की आलोचना करेंगे। इससे अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिलने वाला राजनीतिक और सैन्य समर्थन भी प्रभावित हो सकता है। तो साफ तौर पर कहा जाए तो इसके क्या निष्कर्ष निकल कर आते हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। पहला, राजनीतिक दबाव से बच सकें। दूसरा, रणनीतिक तौर पर हमास पर दबाव बनाए रखें। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना और संभावित कार्रवाई से बचा जा सके। मगर आप जानते हैं, हाल ही में नेतन्याहू को करारा झटका मिला था जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अपना वारंट वापस लेने से मना कर दिया था।
यानी कि 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां नेतन्याहू कदम रखेंगे और उन्हें त्वरित गिरफ्तार किया जा सकता है। सही सुना आपने, 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं वहां वो कदम रखेंगे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर नेतन्याहू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, मगर उसके एवज में, उसके बदले में यह शख्स क्रूरता की तमाम हदों को पार कर रहा है और उसकी मिसाल आपके सामने है। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।